सभी लोग बेटा ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस कर रहे थे ना कल हम लोग, तो क्वेश्चंस करते हैं आगे भी आज। देखिए ये अखंडा, इधर देखो बेटा, अरेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इनको जो है अरेंज करना है जैसे बोला जाए। सबसे पहले तो इथेनॉल, फिनॉल, पी क्रेसॉल, पी नाइट्रोफेनॉल, पी नाइट्रोफेनॉल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। इनको जो है एसिडिटी के बढ़ते क्रम में सजाना है। तो पहले इनके नाम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इथेनॉल क्या है? CH3 CH2 OH, सही है। फिनॉल क्या है? बेंजीन पे OH। क्रेसॉल क्या है तनीषा? पी क्रेसॉल मतलब OH और यहाँ क्या लग जाएगा? CH3। और पी नाइट्रोफेनॉल तो ये हो गया आपका पी नाइट्रोफेनॉल। आ गया सबको समझ में? अब इन सब में से सबसे कम एसिडिक कौन होगा? इथेनॉल। बाकी सारे के सारे तो रेजोनेंस कर रहे हैं, तो रेजोनेंस की वजह से एसिडिक हो गए, तो सबसे कम एसिडिक हो गया आपका इथेनॉल। ये आया समझ में? फेनॉल्स और उसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो अल्कोहल से ज्यादा। कहाँ है शिखर? आ रहा। बैठो बैठो। तो इथेनॉल, और फिर अब बताओ हमको भैया, इसमें इसमें और इसमें सबसे कम एसिडिक कौन होगा? पी क्रेसॉल। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है, ये इलेक्ट्रॉन रेपेलिंग लगा है, प्लस आर इफेक्ट के साथ प्लस आई इफेक्ट हो गया, तो ये डिक्रीज कर देगा एसिडिक स्ट्रेंथ को। ये हो गया आपका, ये समझ आ गया? अब इन दोनों में से इधर ध्यान दीजिएगा, इसमें से और इसमें से कौन ज्यादा एसिडिक है? वो ज्यादा है, ये कम है। तो फिर आएगा फिनॉल, और लास्ट में कौन आ जाएगा? पी नाइट्रो। क्लियर हो गया भाई? इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, माइनस आई इफेक्ट और आर इफेक्ट दोनों हो रहा है। इसमें ना आर हो रहा है ना आई हो रहा है, इसमें आर के साथ प्लस आई, आर बढ़ाता है प्लस आई घटाता है। इसमें आर, इसमें आर के साथ माइनस आई, दोनों ही बढ़ाते हैं। आ गया होगा सबको समझ में? करा चुके हैं ना ये तो? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अरे ये सब पीछे करवाया हुआ है बेटा, लिखने की जरूरत नहीं दोबारा। ये क्वेश्चन आंसर्स हम करवा रहे हैं, इसको आप लोग दोबारा से घर जाके कीजिएगा। क्या हुआ? ये वाला चलो देखो, फिनॉल, ओ नाइट्रोफेनॉल, ओ नाइट्रोफेनॉल, एम नाइट्रोफेनॉल, पी नाइट्रोफेनॉल। जिससे पूछेंगे सिर्फ वही बताएगा। ये क्लोरीन नहीं है, नाइट्रो है। इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में मैंने बताया था कि दूरी बढ़ने से एसिडिक नेचर कम होता चला जाएगा, वो क्लोरीन वाला है। फिलहाल यश बताएंगे। यश, फेनॉल, ओ नाइट्रोफेनॉल, एम नाइट्रोफेनॉल और पी नाइट्रोफेनॉल। यश भैया, सबसे ज्यादा, सबसे कम एसिडिक कौन है? यश, केवल यश जवाब देंगे। सबसे कम एसिडिक कौन है? बढ़ते क्रम में लगाना है। नहीं, कम कौन है? शायद, अरे बढ़ते क्रम में लगाना है ना। हाँ अंश, क्या बोल रहे बेटा? एम।
हाँ भैया, कौन बताएगा कौन है सबसे कम? फिनॉल है। अगले कहीं के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाकी सब में लगा हुआ है ना। यश पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो क्या बेटा? बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हो यश, आप पढ़ाई कीजिए। चलिए, तो पहले ये हो गया, उसके बाद कौन होगा? एम नाइट्रोफेनॉल। सही है, एम नाइट्रोफेनॉल। इसके बाद कौन होगा? ओ नाइट्रोफेनॉल। फिर कौन होगा? पी नाइट्रोफेनॉल। करवाया ना पीछे? तो भैया ये केवल आर इफेक्ट हो रहा है, इसमें आर नहीं हो पा रहा है, NO2 रेजोनेंस नहीं करने दे रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हो रहा है? माइनस आई। यहाँ पे आर के साथ माइनस आई, आर के साथ और पैरा पे लगा हुआ है, सीधी बात है। क्लोरीन के लिए मैंने बताया था, हेलोजेंस के लिए चीज क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगा, वो डिस्टेंस पे डिपेंड हो जाएगी। ठीक है ना? चलो बाकी आगे ध्यान दो, हटा दें। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये इथेनॉल, फिनॉल और बेंजिल अल्कोहल। इथेनॉल, फिनॉल, बेंजिल अल्कोहल पानी में सॉल्युबिलिटी के क्रम में सजाना है। पानी में सॉल्युबिलिटी, चलो बताओ भैया सबसे ज्यादा पानी में कौन घुलेगा इसमें से? ऑब्वियस सी बात है इथेनॉल। अरे इनमें तो भैया बेंजीन रिंग आ गई, और बेंजीन रिंग होती है हाइड्रोफोबिक। ये सारे के सारे अल्कोहल्स हैं, सब में OH ग्रुप है। ये एलिफैटिक अल्कोहल है, दोनों एरोमेटिक हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इथेनॉल मतलब CH3 CH2OH, फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH, बेंजिल अल्कोहल मतलब बेंजीन के ऊपर CH2OH। सही है? अब बताइए सबसे ज्यादा पानी में कौन घुलेगा? इथेनॉल। क्यों घुलेगा पानी में? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इन दोनों में ज्यादा कौन घुलेगा? फिनॉल। और इन दोनों ये सबसे कम ये घुलेगा। क्या ये सही लिखा है? सबसे ज्यादा ये घुलेगा, समझ में आ गया होगा। इन दोनों में हाइड्रोफोबिक नेचर है, और एल्काइल ग्रुप यहाँ पे वो CH2OH हो गया ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये कम घुलेगा, ये ज्यादा घुलेगा। एलिफैटिक्स में भी क्या होता था याद करो, जितने ज्यादा कार्बन, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप बढ़ते चले जाते थे, उतनी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाती थी। ठीक है, आगे बढ़े। सवाल लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। फिनॉल हैज स्मॉलर डाइपोल मोमेंट, फिनॉल हैज स्मॉलर डाइपोल मोमेंट देन मिथेनॉल। फिनॉल हैज स्मॉलर डाइपोल मोमेंट देन मिथेनॉल। फिनॉल का डाइपोल मोमेंट मिथेनॉल से कम क्यों है? इसका डाइपोल मोमेंट कम है, इसका ज्यादा है। हाँ आशुतोष, इसका डाइपोल मोमेंट कम क्यों? हाँ क्यों? हाँ रेजोनेंस, रेजोनेंस से क्या होगा? हाँ चलो आंसर सही है रेजोनेंस, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। कौन समझा सकता है? कोई समझा सकता है? O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा रेजोनेंस की वजह से, है ना? इसकी वजह से आओ चलो देखो, पहले तो डाइपोल मूवमेंट क्या बताता है?
डाइपोल मूवमेंट बताता क्या है, पहले ये बताओ। पोलैरिटी। डाइपोल मूवमेंट क्या बताता है? पोलैरिटी का मतलब होता है प्लस और माइनस। जितना प्लस ज्यादा, जितना माइनस ज्यादा, पोलैरिटी उतनी ही ज्यादा, मतलब डाइपोल मूवमेंट उतना ही ज्यादा। तो फेनॉल का डाइपोल मूवमेंट जो है ये OH, तो O पे क्या होता है? लोन पेयर। ये लोन पेयर रेजोनेट करके यहाँ क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ क्या ले आएगा? तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, जिससे ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया? प्लस। बात समझ में आ रही है? अब जरा मिथेनॉल को देखो, CH3OH। तो CH3OH की बात करोगे तो CH3 पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, OH पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज है। देखो पोलर है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ध्यान देना निखिल, इसकी पोलैरिटी कम हो जाती है। मतलब C, यहाँ C और ये OH पोलर होते हैं, लेकिन रेजोनेंस की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाने की वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम हो जाती है। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? तो ऑक्सीजन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, कार्बन ने खींच लिया अपनी तरफ, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। कार्बन पे पॉजिटिव कम, ऑक्सीजन पे नेगेटिव कम, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कम होने से पोलैरिटी, और पोलैरिटी कम हो गई, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? कम हो गया। डाइपोल मोमेंट ही तो कम हुआ, पोलैरिटी कम हुई तो पगले। अभी आप लोगों को डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद होगा ना, Q into L, Q into D, वही फिजिक्स में Q into 2L है ना। तो दूरी भी तो कम हुई है डबल बॉन्ड आने की वजह से। ऐसे भी समझ सकते हो, इन दोनों के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ क्या आ गया? रेजोनेंस की वजह से। और डबल बॉन्ड की लेंथ कम होती है, तो D कम हो गया, डाइपोल मोमेंट कम हो गया, डाइपोल मोमेंट कम हो गया, पोलैरिटी कम हो गया। ऐसे समझ, चार्ज तो कम हुआ ही है दोनों। नहीं पल्ले पड़ा, क्या लिखोगे इसमें आंसर? ड्यू टू रेजोनेंस इन फेनॉल, ड्यू टू रेजोनेंस इन फेनॉल, there develops a carbon oxygen double bond, there develops a carbon oxygen double bond, there develops a carbon oxygen double bond, है ना? And the electron density, and the electron density, and the electron density on O decreases, and the electron density on O decreases, ठीक है? Which decreases the polarity, which decreases the polarity, and hence dipole moment। जिससे पोलैरिटी कम हो जाती है, मतलब डाइपोल मोमेंट कम हो जाता है। आ गया सबको समझ में? क्लियर हो गया? कुछ क्वेश्चंस और करते हैं हम लोग अच्छे अच्छे, ये हटा रहे हैं। देखो बेटा, ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, शब्दों में लिखा होगा, आंसर आपको समझना है। देखिए सवाल क्या है, उत्कर्ष तुम लोग पढ़ के आए थे जो पढ़ाया है अभी तक? टाइम नहीं मिल पाया? हाँ देखिए, अ कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4, ये जो 4-5 क्वेश्चन अब कराएंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ के चलिएगा। अ कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O, ए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O है, which gives on oxidation forms a compound B। इसका क्या किया गया?
ऑक्सीडेशन करके कंपाउंड बी बनाया गया जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8O, ठीक है, which gives positive iodoform टेस्ट। ये वाला कंपाउंड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ बी विद CH3 MgBr, बी की रिएक्शन CH3 MgBr से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स C, और C का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12O। A से B, B से C। तो बताइए ABC क्या है? ABC का हमें क्या बताना है? IUPAC नाम। सबको सवाल समझ में आ गया है? ये A का ऑक्सीडेशन B जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, B का ऑक्सीजन में डाला गया पानी के साथ, C बना दिया, ABC। तो पहले तो हम A एनालाइज कर लेते हैं, देखिएगा। A C4H10O क्या क्या हो सकता है? C4H10O क्या क्या हो सकता है? पहले मन में ये आएगा, हाँ, ब्यूटेनॉल हो सकता है। चलो एक ये हो गया। CH3 CH2 CH2 CH2OH हो सकता है। और क्या हो सकता है? ब्यूटेन 2 ऑल हो सकता है। अगर ब्यूटेन 1 ऑल है आइसोमर तो ब्यूटेन 2 ऑल भी बन सकता है। और क्या बन सकता है? CH3COH CH3 CH3। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों अल्कोहल हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? इथॉक्सी इथेन, CH3 CH2O CH2 CH3 इथॉक्सी इथेन हो सकता है। और क्या हो सकता है? CH3O CH2 CH2 CH3 मेथॉक्सी प्रोपेन। ये सारे मेटामर्स है ना। फिर ये भी हो सकता है CH3O CH CH3 CH3। और क्या बन सकता है? रिंग विंग में कुछ बन सकता नहीं, डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, रिंग तक हम जाएंगे नहीं। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 ही है ना, याद है सब कुछ? ले 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 लो, सब बोला पा गए, लेकिन नहीं याद है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, जिसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता था, 2 होते थे, 3 होते थे। उसी से तो डिसाइड करते थे कि भैया रिंग चेन आइसोमर बनेगा कि लीनियर बनेगी कि क्या क्या आइसोमर्स बनेंगे। भैया रिवाइज कर लो, नहीं लारा लप्पा हो जाएगा सब पेपर देने जाओगे तो, समझे? फिलहाल हम क्या कहना चाह रहे थे कि भैया C4H10O ये हो सकता है, जिसका क्या किया जा रहा है? ऑक्सीडेशन, मतलब ईथर तो नहीं है, इसका काम खत्म। ऑक्सीडेशन करो भैया, चलो इसका भी काम खत्म। इसका ऑक्सीडेशन इतनी आसानी से नहीं, मैंने आपको बताया था 3 डिग्री अल्कोहल्स नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में ही ऑक्सीडाइज होते हैं। इसका भी खेला क्या हो गया? खत्म। अब बच गया अपना ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल। अब इन दोनों में से कौन सा आइसोमर हो सकता है, बस यही सोचना है। बात समझ आई? ये जरा ऑक्सीडेशन करा के देख लो। ब्यूटेनॉल का ऑक्सीडेशन कराओगे K2Cr2O7/H2SO4 की प्रेजेंस में, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड है, तो बन गया CH3 CH2 CH2 CHO बन गया, ब्यूटेनॉल बन गया। और इसका ऑक्सीडेशन, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, K2Cr2O7H2SO4 की प्रेजेंस में ये वाला H, ये वाला H और ये वाला O क्या बना देगा? ब्यूटेन 2 ओन बन जाएगा, ब्यूटेन 2 ओन बन गया। तो मतलब अगर ये A है तो ये B होगा, अगर ये A है तो ये B होगा। तो कौन सा B आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? ये कि ये CH3 इधर दिख रहा है ना, इसका मतलब ये तय हो गया है कि भैया A कौन है? ब्यूटेन 2 ओन। B कौन है? ब्यूटेन 2 ओन। अब इसमें क्या ऐड किया जाएगा? CH3 MgBr फॉलोड बाय पानी, ये तो आप कर ही लो। तो इसमें हम CH3 MgBr ऐड कर देते हैं। MgBr कहाँ जाएगा? O पे, CH3 कहाँ जाएगा? तो CH3 CH2 C, O पे MgBr, आगे CH3, नीचे CH3, इसमें पानी डाल लो।
H प्लस OH माइनस OH जाएगा MgBr के साथ, क्या बना लेगा MgOHBr, और ये H जाके O पे लग जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2 C CH3 CH3OH। ये इसका नाम क्या होगा 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल C। जब इतना सब कर लेना तो अच्छा, इससे तो कोई मतलब रहा नहीं। जब इतना सब कर लेना तो लास्ट में ABC की IUPAC नेम साइड में लिख देना। A ब्यूटेन 2-ऑल, नीचे B ब्यूटेन 2-ऑन, C 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, ABC। नहीं समझ में आया? चलिए लिख लिया, पढ़ेगा। लास्ट में ABC क्या है वो भी लिखना था, भूल मत जाना। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके का है। An organic compound A having molecular formula C3H6O, एक A है, इसका molecular formula C3H6O है। On treatment with Grignard reagent forms B, CH3 MgBr से कंबाइन करके क्या बनाया इसने B। B when treated with iodine and caustic alkali, B को आयोडीन और कॉस्टिक एल्कली में डालने से बना C, जो कि एक येलो पीपीटी है। मतलब शिखर C क्या है, ये तुम पढ़ाई कर रहे हो। विशेष C क्या है, संकल्प C क्या है, अखंड C क्या है। C मतलब आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोग तो C से प्रख्यात बात वो जानते होंगे ना बहुत अच्छी तरीके से C का मतलब। हाँ, हंस क्या रहे हो, अंदर अंदर समझ गया क्या क्या है C? बताओ C क्या सोच रहे हो? C मतलब आइडोफॉर्म, येलो पीपीटी, पगले कहेंगे। C मतलब वो समझ रहे थे जो मन में सोच रहे हैं, वही हो एकदम। पढ़ाई नहीं करते हो, बोलते हो भैया बहुत पढ़ता हूँ। अच्छा फिलहाल चलो, तो A में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला गया, क्या बना B में आयोडीन और कॉस्टिक एल्कली डाला तो येलो कलर का पीपीटी आया, ठीक है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड आया। तो बताओ AB क्या है, ABC। देखो पहले तो A डिसाइड कर लेते हैं, फिर से वही बात, A डिसाइड करना है भाई। यहां तक जाओगे तो आइडोफॉर्म टेस्ट देना चाहिए ना, फिर वही सोचना है कि क्या हो सकता है। C3H6O क्या क्या हो सकता है, C3H6O हो सकता है CH3 CH2 CHO, प्रोपेनॉल हो सकता है। समझ आ रहा है बेटा, देखिएगा जरा। और क्या हो सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 हो सकता है। और क्या हो सकता है मेथॉक्सीमीथेन कहाँ होगा, अरे भैया डबल बॉन्ड है अब की बार एक अपने पास। अगर ये डबल बॉन्ड हटेगा तो रिंग ही आएगी, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन रिंग वाला कुछ बन सकता है क्या? ये क्या है, ये क्या चीज बनाती है? कार्बन 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 डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH2 नहीं बने। अरे डबल बॉन्ड भी बना दी, रिंग भी बना दी, गलत कर दिया मैंने। हाँ OH कर देते हो जाएगा ना। हाँ, एक रिंग, डबल बॉन्ड को रिंग भी बनाया जा सकता है ना। तो इसको कर देते हैं ये OH, तो ये क्या बन गया CHOH CH2 CH2, ये बनेगा, सही है। तो ये साइक्लोप्रोपेनॉल भी बन सकता है कि नहीं है?
लेकिन साइक्लोप्रोपेनॉल बना है। और कुछ बन सकता है C3H6O से, बस करते हैं। अभी फिलहाल देखो, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालोगे, इसमें डालोगे, इसमें डाल नहीं सकते ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो साइक्लोप्रोपेनॉल तुम डाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है यहाँ पे हमें, है ना। अब ये होगा कि ये होगा, चलो बताओ। अच्छा, इसमें अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालोगे CH3MgBr तो क्या बनेगा? OMgBr, आगे CH3, नीचे CH3, फॉलोड बाई पानी, तो CH3COH, नीचे CH3, आगे CH3, ये बनेगा। इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालोगे तो क्या बनेगा, ये भी चेक कर लो। तो CH3 CH2 C पे O पे MgBr, आगे H, और ये CH3 इस पे आ जाएगा। पानी डालो, तो CH3 CH2 CHOH, और नीचे क्या हो गया? CH3। ये ब्यूटेन 2ऑल हो गया। कौन आइडोफॉर्म देगा? यही दे देगा, क्योंकि ये CH3 लगा हुआ है ना, तो ये आइडोफॉर्म देगा, ये आइडोफॉर्म नहीं देगा। वैसे CH3 यहाँ पे है, लेकिन ये नहीं देगा, ये देगा। ठीक है, तो फिलहाल प्रो A जो है वो कौन है? प्रोपेनल। B कौन है? ब्यूटेन 2ऑल, और C तो आइडोफॉर्म है ही। नहीं समझ में आया? तो ये वाला मामला गड़बड़ है, हम लोग को ये करना है। पल्ले पड़ा? अगला करेंगे, ये लिखोगे। हाँ, लेकिन वहां पे वो एसिटेट नहीं बना पाएगा। एसिटिक एसिड का एक डेरिवेटिव जो बनता है ना, COONA, वो नहीं बना पाएगा। अगला देखो, चलिए पढ़ें। देखो बेटा, इसी तरीके का अगला सवाल है, देखिए देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लोरोफॉर्म और KOH से कंबाइन करके B और C बनाया गया। क्या क्या बना? B और C, both of which in turn gave same compound D when distilled with zinc। दोनों को जिंक में डालने पे एक ही कंपाउंड बनता है D। D on oxidation is E। D का ऑक्सीडेशन करने पे क्या बनता है? E। और E का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H6O2। तो बताइए, नहीं और भी है। सोडियम सॉल्ट ऑफ E ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम गिव्स F। सोडियम सॉल्ट ऑफ E विद सोडा लाइम फॉर्म्स F। तो बताइए ABCD, ये 3 नंबर का प्रॉपर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आराम से सोच लो। ये बताएं, देखो A में क्लोरोफॉर्म KOH डाला, बना BC, B और C में जिंक डाला, बना D में ऑक्सीडेशन, E में सोडा लाइम में F। तो ABCD क्लियर है। हाँ भाई, A क्या है? आप लोग आइडिया कहां से लोगे? आप लोग आइडिया लोगे इससे, C7, बेटा देख लीजिए, C7H6O2, यानी कि ये बेंजीन का कोई कंपाउंड है C7H6O2। मतलब ये सारे के सारे बेंजीन के कंपाउंड होंगे। एरोमेटिक है, एलिफैटिक नहीं है। ये बात किससे समझ में आ रही है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? तो भैया A क्या है? कौन सी ऐसी एरोमेटिक रिएक्शन है जानवी
जिसमें CHCl3 और KOH यूज होता है। रिमल्टिमान, एकदम सही कहा मैडम ने, रिमल्टिमान मतलब ए कौन हो गया जानवी, फेनॉल हो गया। ए कौन हो गया, तो एक बात तो हम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है भैया, ए है अपना फिनॉल, सही है, फिनॉल हो गया ए, बहुत बढ़िया। अब रिमल्टिमान रिएक्शन कैसे होती है, पहले इसमें क्या ऐड किया जाए, CHCl3, भाई कार्बीन वाला इंटरमीडिएट, ये वाला H और ये Cl क्या बना देगा, और ये CHCl2 यहाँ जाके लग जाएगा, देख रहे हो ना भैया, CHCl2 यहाँ जाके लग गया। कितने KOH डालें, 2 KOH डाल दीजिए क्योंकि 2 Cl है, तो 2 K और 2 Cl ने क्या बना दिया, और दोनों Cl की जगह कहाँ क्या जाके लग गया, OH जाके लग गया, CHOH OH, क्या निकल जाएगा, ये H2O निकल गया और ये क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया, बेंजीन के ऊपर CHO। अब मैंने आपको कल याद होगा बताया था कि बेंजल्डिहाइड तो बन गया है, लेकिन ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया है। हमने आपको बताया था ऑर्थो भी बनता है और साथ में एक और बनता है, पैरा भी बनता है, तो भैया ऑर्थो के साथ एक और बनेगा, वो क्या होगा, पैरा, तो ये p हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बनेगा। नहीं समझ में आया, कौन सा मेजर होगा, O हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड होगा। अब बहुत क्लियर चीज है, दोनों में क्या डाला गया, जिंक, और दोनों में जिंक डाला गया और एक ही चीज बन रही है, वो क्या है, D। तो हम किसी एक में ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसी में हम क्या डाल दें, जिंक, और जिंक के साथ शिखर यहाँ क्या लगेगा, डस्ट लगेगा, तो Zn और O जिंक क्या बना देगा, ये ZnO बना देगा, और क्या रह जाएगा, सिर्फ CHO रह जाएगा, जिसे बेंजल्डिहाइड कहा जाएगा। कहां तक पहुंच गए हम लोग, बेंजल्डिहाइड तक पहुंच गए, बल्ले पड़ रहा है, तो D तक आ गए, A B C और ये क्या हो गया अपना D, बेंजल्डिहाइड। D में ऑक्सीडेशन करके क्या बना, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड COOH, ये हो गया आपका E। बात समझ आई, E। अब E का सोडियम सॉल्ट बनाना है, इसका क्या बनाना है, तो सोडियम सॉल्ट का मतलब इसमें क्या ऐड करना है, NaOH ऐड करना है, तो ये क्या बन जाएगा, COONA और ये वाला H और ये OH क्या बना देगा, H2O बना देगा। अब इस सुन लो बेटा, इसमें क्या ऐड किया गया, सोडा लाइम ऐड किया गया, भैया इसमें हम लोग डालेंगे NaOH इन प्रेजेंस ऑफ, तो ये COONA और NaO मिलके क्या बना देगा, Na2CO3 बन जाएगा, और ये H जाके यहाँ लग के क्या बनाएगा, सिर्फ बेंजीन बचेगा, क्या बच गया, तो ये F क्या हो गया, बेंजीन हो गया। नहीं समझ में आया, आसान तो था। चलो ये बेटा अगली रिएक्शन आपके लिए बहुत ही आसान है, आप लोग ऐसे ही कर सकते हो, देखिए हटाऊं, देखो हाइड्रोकार्बन X, एक हाइड्रोकार्बन है X, ऑन ट्रीटमेंट विद concentrated H2SO4 gives sulfonic acid Y, sulfonic acid Y, sodium salt of Y, sodium salt of Y on treatment with sodium hydroxide followed by hydrolysis give Z, sodium salt of Y followed by hydrolysis with dilute sulfuric acid give Z। तो बताओ XYZ,
क्या लगा दे ऐसे? हाँ देखो, तो x y और z बताना है, ठीक है भैया। कैसे किया जाएगा? अच्छा एक चीज और बता दें इन क्वेश्चंस की, अगर आपको y z आगे का कुछ भी आता हो और अगर आपको पहला नहीं आता है और बाकी सब सही किए हैं आपने, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर पहला नहीं सही लिखोगे तो आगे जितने भी लिख लो उसमें नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बताइए x क्या है? x एक हाइड्रोकार्बन है, सही है। उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल के क्या बनाया गया? सल्फोनिक एसिड। तो x क्या है? ए बेंजीन है, तो सॉरी x जो है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन। बोला तो था मैंने, x एक हाइड्रोकार्बन है, मतलब वो फेनॉल नहीं हो सकता ना, सिर्फ C और H होंगे। इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो H2SO4 का मतलब HOSO3, तो यहाँ का H और ये OH क्या बना देगा? और सल्फोनिक एसिड बन गया बेंजीन के ऊपर SO3H। तो ये हो गया X, ये क्या हो गया? अब इस Y की हमें सोडियम सॉल्ट बनानी है, तो इसमें NaOH डाल दो, सोडियम सॉल्ट बन जाएगी। NaOH डाला तो ये वाला H और इस OH से बना दिया H2O और बन गया SO3 बेंजीन के ऊपर SO3 सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, उसका नाम पूछा नहीं गया है फिर भी। अब इसमें NaOH डाला गया फॉलोड बाय पानी, तो पहले 2 NaOH डाल दो, तो आपको याद होगा बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट में 2 NaOH डालते हैं तो सोडियम फेनॉक्साइड बनता है, सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा और Na2SO3 अलग हो जाएगा मेरे ख्याल में, और पानी भी अलग होगा, ठीक है। अब इसमें आप लोग क्या डाल दो? पानी। पानी मतलब H+OH- इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो NaOH अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा, और NaOH क्या हो गया? ये हो गया Z फिनॉल। नहीं समझ में आया? तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये फिनॉल। कोई समस्या किसी को? कर लो, आसान तो था ये वाला। चलो पढ़े। एक आखिरी ऐसा ही और देख लो कि खुद से कर लोगे, हाँ बता दें। एक ऐसा ही और देख लो। अच्छा ये क्वेश्चन देखिएगा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद, अरे यार इजी है छोड़ देते हैं, पढ़ा नहीं। देखो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, ये ओरली सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओरली। ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद CH-Cl3 and KOH gives B and C, ठीक है। B gives color with Schiff's base, color with Schiff's base। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हम बता देंगे, चलो थोड़ी बड़ी सी बता देंगे। कंपाउंड C ऑन ट्रीटमेंट विद LiAlH4, C को किस में डाला गया? LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में डाला गया, तो D बना। D है C7H8O2, D क्या है? C7H8O2, which on oxidation gives E, इसका ऑक्सीडेशन करने पे क्या बना? E। E gives violet color with FeCl3, violet color देता है किसके साथ? FeCl3 के साथ, डार्क violet। On heating with acetic acid, E on heating with acetic anhydride and acetic acid
फॉर्म्स एफ, बातें नहीं, एफ बनाता है और एफ एक पेन किलर है। एफ क्या है? पेन किलर है। अब ये आप लोग खुद से घर पे ट्राई कीजिएगा, मैं ओरली बता दे रहा हूँ बस। हाँ, ए फिनॉल है, क्लियर हो गया होगा। फिनॉल ये है इन, या तो ओ हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड या पी हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड। बात समझ में आई? अब कौन सा ऐसा है इन दोनों में से जो कलर देता है शिफ्ट बेस के साथ? पी हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड। पैरा वाला जो है शिफ्ट बेस के साथ एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है। शिफ्ट बेस एक तरीके का बेस है जिसके साथ पी हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड रिएक्ट करेगा। बात समझ आ गई? फिर ये कौन बचा? ओ हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड। हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड, बेंजोल्डिहाइड का रिडक्शन किया जाएगा तो क्या अल्कोहल बनेगा? एल्डिहाइड का रिडक्शन करके क्या बन गया होगा? बेंजिल अल्कोहल। समझ गए? ओ हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे क्या बना होगा? यार एक चीज समझ नहीं है, यहाँ रिडक्शन करके यहाँ ऑक्सीडेशन क्या करा, तो क्वेश्चन देख हाँ, ओ हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बना और इसका फिर ऑक्सीडेशन किया गया है, सही है। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ये एसिड बनेगा। क्या बनेगा? हाँ, ये सैलिसिलिक एसिड हो सकता है, बन जाएगा। तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा जो कि इसके साथ वॉयलेट कलर दे रहा है, वो ऊपर ओएच लगा है इस वजह से। फिर वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके ये वाला बॉन्ड तोड़ देना, ये बन जाएगा एस्पिरिन। कल बताया था एस्पिरिन, तो ये पेन किलर एस्पिरिन बन जाएगा। खुद से कर लोगे घर पे, तो ये आपका काम है, ये आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है? लिख लो क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, अच्छा एक रिएक्शन सुन लो, लेकिन ध्यान देना, ये रिएक्शन हमने नहीं लिखवाई थी फेनॉल के प्रिपरेशन में। लिखो, प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल यूजिंग क्यूमीन। प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल यूजिंग क्यूमीन। क्यूमीन आईएससी में नहीं आएगी, ठीक है? नहीं बताना चाहिए था क्या? नहीं लिखोगे, सीबीएसई में आएगी, सीबीएसई वाले लिखे। चलो इधर देखो, क्या बोला? क्यूमीन से पहले तो ये क्यूमीन क्या है? देखो, क्यूमीन मतलब होता है बेंजीन प्लस प्रोपीन। बेंजीन प्लस प्रोपीन इज क्यूमीन, ठीक है? इधर देखो, ये आपका बेंजीन प्रोपीन क्या बनाएगा? क्यूमीन। कैसे बनाएगा क्यूमीन? देखने वाली बात तो ये है, आओ समझे भैया। ये बनेगा कुछ ऐसा, ये बीच वाला CH उठ के यहाँ पे आके जुड़ गया और यहाँ पे क्या था? एक H, वो H जाके CH2 के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया? अब ये कैसे हुआ बताऊं? देखो ध्यान दो सब, आपको पता है कि यहाँ पे एक H छुपा है ना? अभी भैया ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है। बेंजीन रिंग क्या होती है? मतलब ये बॉन्ड अगर कभी मान लो टूटता भी है तो H पे क्या चार्ज होगा? H पॉजिटिव होगा और यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा। बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं? अब ये पाई बॉन्ड किधर टूटेगा? इधर की इधर? इधर टूटेगा, इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हुआ है। अब यहाँ क्या चार्ज आ गया? माइनस। यहाँ क्या चार्ज आ गया? प्लस। नहीं समझ पाए? यहाँ क्या? यहाँ क्या? H का प्लस किस पे आ जाएगा? CH2 पे, और ये CH2 क्या बन जाएगा? और ये CH3 तो यहाँ पे है ही, और CH पे क्या चार्ज था? प्लस। वो प्लस आके बेंजीन के यहाँ जुड़ जाएगा। नहीं समझ में आया?
तो ये सब तो मन में ही हो जाता है सॉल्व, इसमें कुछ करना नहीं है। अब ये बन गया आपका क्यूमीन। भैया ध्यान रखना, क्यूमीन बहुत काम की चीज है। क्यूमीन मेंस में 2019 या 20 में कोई क्वेश्चन था, डायरेक्ट सवाल आया था, क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करके फिनॉल बना था, फिर अब याद नहीं मुझे, लेकिन यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो क्यूमीन बना है CH3CH3, इस क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करेंगे। इस क्यूमीन का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। इधर ध्यान दो, तो बन गया क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड COOH, ये CH3, ये CH3। इसका भी अपना मैकेनिज्म है। ठीक है, फिलहाल डायरेक्ट आता है, मैकेनिज्म इसमें नहीं पूछ रहा था। ये आ गया समझ में। ये क्या बना, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। और क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में डाइल्यूट HCl डाल दिया। सुन रहे हो बेटा, है ना? तो क्या बनेगा, सुनना, ये बन गया, ये OH यहां आ गया फिनॉल, और ये CH3CO ने क्या बना दिया, एसीटोन। CH3CO ने क्या बना दिया, बन गया फिनॉल। नहीं समझ में आया, कर लो। चलो बढ़े आगे। अभी देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी का एक बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिएगा। बेसिक एनसीईआरटी सवाल है, क्या है, बेंजीन के ऊपर OH और मेटा पोजीशन पे लगा है CH3। सुनना, सुने बेटा, इसमें ऐड किया गया HNO3 प्लस H2SO4। ठीक है, अब HNO3 नाइट्रेशन करेगा, मतलब HNO3 रिएक्टेंट है, और H2SO4 जो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी निकालेगा। बात समझ में आई, क्या क्या करेगा, HNO3 का NO2 जाके लगेगा, और कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या है, पानी निकालना। तो इसका रिएक्शन में कोई हिस्सा नहीं ले रही है। ठीक है, तो बनेगा क्या, बताओ, आओ हम समझा रहे हैं। अच्छा आप लोग सब लोग देखो बेटा, ध्यान दो इधर, क्या हुआ, हाँ, ये जो OH है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तिवारी जी। ये OH क्या है, कैसे तिवारी जी, हाँ, रेजोनेंस की वजह से। और CH3 भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, किस वजह से, हाइपर कंजुगेशन की वजह से। ले निखिल फिर भूल गया यार, बड़ा दुखी कर रहे हो आजकल मुझे, क्या कर रहे हो। अरे निखिल बाबू, CH3 है, ये देखो डबल बॉन्ड और बगल में कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, ये अनसैचुरेटेड है और बगल में सैचुरेशन दिख रहा है, मतलब हाइपर कंजुगेशन होगा, मतलब ये नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, माइनस, ये माइनस रेजोनेट करके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल डबल रिपल करके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। नहीं याद आ रहा है क्या, ये तो हाइपर कंजुगेशन था, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्यों उत्कर्ष भैया हंस रहे हो, कुछ नहीं याद आ रहा, पता नहीं क्या पढ़ा था 11th में लोगों ने। इधर देखो, अच्छा फिलहाल ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब समझना, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो कौन सी जगहों को एक्टिवेट करेगा, ऑर्थो पैरा विशेष ऑर्थो। देखो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, किसको एक्टिवेट करेगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। इसके लिए ऑर्थो कौन हुआ, ये और ये, इस और पैरा, इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए ऑर्थो कौन है, ये और इसके लिए पैरा कौन है,
नहीं समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं? तो भैया अब कहां कहां जाके NO2 लग सकता है भाई? HNO3 का मतलब HONO2, तो कहां कहां जाके NO2 लग सकता है? यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा। कहां कहां लगेगा बता रहे हैं, देखो यहां जाके लगेगा और एक और बार होगा यहां जाके लगेगा। यहां क्यों नहीं लगेगा बीच में? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है भाई, इधर CH3 लगा है, उधर OH लगा है, बहुत ज्यादा रुकावटें है ना, इसलिए NO2 यहां जाके नहीं लगेगा। ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। नहीं समझ में आया? सब बेसिक NCERT का, ठीक है। और बताएं, कर लो बस कर लो।